तो आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग जब इंजन डिसमेंटल करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो आज हम लोग वैसे एक बेसिक लेक्चर इंजन टेक्नोलॉजी पे ले रहे हैं। आपका ये सिलेबस में हो चुका होगा, थर्ड सेमेस्टर में कुछ चीज़ें इसमें से हो चुकी होगी, कुछ चीज़ें अभी आपकी पढ़नी बाकी होगी। तो अभी कंटिन्यू करते हैं इंजन टेक्नोलॉजी में। इंजन टेक्नोलॉजी में हमारी पहली टेक्नोलॉजी है टॉप डेड सेंटर, यानी TDC। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक इमेज शो हो रही होगी। इस इमेज में आप लोग देख पा रहे हो, ये एक पिस्टन है, ठीक है, और एक सिलेंडर के अंदर है। ये सिलेंडर है और उसके अंदर ये पिस्टन यहाँ पे मूव करेगा। तो टॉप डेड सेंटर या फिर बॉटम डेड सेंटर होता क्या है? जब पिस्टन अपवर्ड एंड डाउन मूवमेंट में चल रहा है तो उसमें टोटल 4 स्ट्रोक होते हैं। कौन से? एक होता है आपका सक्शन स्ट्रोक, ठीक है, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन के बाद पावर स्ट्रोक, और लास्ट में होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि जो फ्रेश एयर है ना, या फिर इन्वायरमेंट में जो एयर है, वो एयर इंजन के अंदर जाती है। कैसे जाती है? पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, मतलब यहाँ से लेके TDC से लेके BDC तक आएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट सक्शन स्ट्रोक में। इनलेट वाल्व खुला होगा और एयर अंदर सक होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक होता है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से लेके टॉप डेड सेंटर तक चलता है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट होती है। ठीक है, इसमें जो एयर सक हुई थी उस एयर को ये कॉम्प्रेस करता है। फिर नेक्स्ट स्ट्रोक होता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक फ्यूल यहाँ से इंजेक्ट होता है और फिर वहां पे इग्निशन होता है, कंबशन होगा। फिर कंबशन में पावर स्ट्रोक के दौरान कंबशन होता है और उसी में फिर पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट चलता है, मतलब TDC से लेके BDC तक। फिर बाद में एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, जो यहाँ पे एयर आई थी और कुछ फ्यूल था वो जले और उन्होंने कुछ गैसेस प्रोड्यूस किए, है ना। तो जो भी गैसेस है या फिर फ्यूल एयर, अनबर्न फ्यूल और अनबर्न एयर है, वो सब यहाँ से फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में से बाहर निकलेगी। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से फिर टॉप डेड सेंटर की ओर चलेगा। तो इस टाइप से पूरा चारों स्ट्रोक का वर्किंग होता है। तो अब इसमें TDC और BDC ये चीज अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आपको ये चीज भी, बाकी जो चीजें हैं स्ट्रोक भी नहीं समझ पाओगे। तो टॉप डेड सेंटर में क्या होता है, जब पिस्टन, आप मान लो पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट में चल रहा है ना, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक ऐसा पोजीशन आएगा पिस्टन का कि उससे ऊपर और पिस्टन जा नहीं सकता, है ना। तो द अपर मोस्ट पोजिशन ऑफ द पिस्टन इन द सिलेंडर इज कॉल्ड टॉप डेड सेंटर। उससे मतलब पिस्टन एक ऐसी पोजीशन आएगी अपवर्ड मूवमेंट में कि उससे ऊपर पिस्टन जा नहीं सकता, और थोड़ी देर बाद वहां से पिस्टन फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो वो जो टॉप मोस्ट पोजीशन होगी पिस्टन की, वो रहेगी आपकी टॉप डेड सेंटर। फिर है नीचे बॉटम डेड सेंटर। सेम कंसेप्ट, जब पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट में होगा तो एक ऐसी पोजीशन आएगी कि उस पोजीशन के बाद पिस्टन उससे नीचे और नहीं जा सकता, है ना। द लोअर मोस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन इन द सिलेंडर इज कॉल्ड बॉटम डेड सेंटर, मतलब उससे नीचे पिस्टन जा नहीं सकता। फिर वहीं से एक हायर पोजीशन, मतलब मान लो एकदम लोएस्ट पोजीशन है, फिर वहीं से वो क्या करेगा, फिर अपवर्ड मूवमेंट होना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉटम डेड सेंटर, और सबसे अपर मोस्ट पोजीशन को हम लोग बोलेंगे टॉप डेड सेंटर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंजन टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट बोर स्ट्रोक एंड थ्रो बोर रेशियो। ये इसके बारे में हमारा कल डिस्कशन हो चुका था। तो अभी इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर और इसके अंदर एक पिस्टन दिया हुआ है। तो बोर क्या होता है, जो सिलेंडर रहेगा उसका इनर डायमीटर है ना, इनर डायमीटर जो रहेगा वो रहेगा आपका बोर। और स्ट्रोक क्या रहेगा, टॉप डेड सेंटर से लेके बॉटम डेड सेंटर या फिर बॉटम डेड सेंटर से लेके टॉप डेड सेंटर की जो दूरी होगी वो रहेगी आपकी स्ट्रोक, है ना। मतलब पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक ट्रेवल कर रहा है, जो ट्रेवल डिस्टेंस है उसको हम लोग स्ट्रोक बोलेंगे। और स्ट्रोक बोर रेशो जो रहेगा वो पिस्टन ने जितना लेंथ ट्रेवल किया उसको डिवाइड बाय सिलेंडर का इनर डायमीटर कर देंगे तो हमें स्ट्रोक बोर रेशो मिल जाएगा। तो स्ट्रोक बोर रेशो हम लोगों ने इसके हिसाब से कल इंजन के टाइप देखे थे, 3 टाइप, ओवर स्क्वायर इंजन, अंडर स्क्वायर इंजन एंड स्क्वायर इंजन, ठीक है। ट्रैक्टर में जो स्ट्रोक बोर रेशो की जो रेंज होती है वो रेंज होती है 1 से लेके 4.5 तक। नेक्स्ट देखते हैं इंजन टर्मिनोलॉजी में स्वेप्ट वैल्यूम। तो स्वेप्ट वैल्यूम जो होता है, स्वेप्ट वैल्यूम या फिर इसको हम लोग बोल रहे हो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें एक ही है। स्वेप्ट वैल्यूम इक्वल टू पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट या फिर स्वेप्ट वैल्यूम क्या है कि जब पिस्टन पीडीसी से लेके टीडीसी ट्रेवल करता है और इस ट्रेवलिंग के दौरान जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा, है ना, जितने वॉल्यूम ऑफ एयर को वो धकाएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। सबसे पहले क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक होगा, ठीक है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान यहाँ पे कुछ एयर फिल हो जाएगा, है ना, इनलेट वाल्व ओपन होगा, यहाँ से सक्शन स्ट्रोक के दौरान एयर यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जैसे ही पिस्टन बीडीसी से अपर मूवमेंट में जाएगा तो उस टाइम पे यहाँ पे जो एयर थी इस एयर को वो डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो इस एयर को जो डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ से बीडीसी से लेके टीडीसी तक जितना भी वो डिस्प्लेसमेंट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्वेप्ट वैल्यूम या फिर पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। अब पिस्टन डिस्प्लेसमेंट हम लोग या फिर स्वेप्ट वैल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो स्वेप्ट वैल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ दैट पिस्टन इनटू मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एरिया ऑफ पिस्टन से। एरिया ऑफ पिस्टन किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, पाई बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ दैट पिस्टन, और स्ट्रोक लेंथ बीडीसी से लेके टीडीसी तक की दूरी। और इसमें और एक कंसेप्ट होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है कि जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे हो, पिस्टन कहाँ पे होगा, टॉप डेड सेंटर पे, मान लो कि ये पीडीसी पोजीशन है, ठीक है। तो पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे होगा तो पिस्टन की सबसे ऊपरी सतह और जो हमारा पिस्टन के ऊपर क्या होता है सिलेंडर हेड, है ना, जो सिलेंडर हेड की सबसे निचली सतह, तो इन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस बनेगा वो क्लियरेंस होता है, ये हम लोग इसको बोलते हैं पंपिंग क्लियरेंस बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो वॉल्यूम प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। मतलब पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे होगा तो पिस्टन का ऊपरी सतह और सिलेंडर हेड की निचली सतह, इन दोनों के बीच में जो वॉल्यूम प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं इंजन कैपेसिटी, ठीक है। तो हम लोग इंजन कैपेसिटी को किस में मेजर करते हैं, इंजन कैपेसिटी को मेजर करते हैं हम लोग सीसी में। तो जनरली हम लोग बाइक के बारे में बात करेंगे तो बाइक हम लोग इजीली बोल देते हैं कि मेरी 150 सीसी बाइक है ना, 120 सीसी बाइक है, 100 सीसी बाइक है। तो सीसी जो होता है उसमें 100 सीसी, 120 सीसी, 150 सीसी, तो वो होती है इंजन की कैपेसिटी। तो इंजन की कैपेसिटी हम लोग सीसी में
मेजर करते हैं। अब इंजन कैपेसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर इंजन कैपेसिटी होता क्या है? तो इंजन कैपेसिटी होता है हमारा तो जो पिस्टन का टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, मतलब मान लो कि 3 सिलेंडर का इंजन है, तो 3 सिलेंडर का इंजन का टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? पहला सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट है ना, सेकंड सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट, फिर थर्ड सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीनों का डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग ऐड कर देंगे तो वो मिलेगा हमें इंजन कैपेसिटी। या फिर फर्स्ट सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम, सेकंड सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम एंड थर्ड सिलेंडर का स्वेप्ट वॉल्यूम, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा इंजन कैपेसिटी। ठीक है, अब इंजन कैपेसिटी का यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला दिया है, क्या है? इंजन कैपेसिटी इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सिलेंडर। अगर 4 सिलेंडर का इंजन है तो 4 सिलेंडर मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, और यहाँ पे एक सिलेंडर का पिस्टन जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इंजन का कैपेसिटी मिल जाएगा। इंजन का कैपेसिटी किस में होता है? सेंटीमीटर क्यूब में होता है, सीसी में होता है। नेक्स्ट है साइकिल। अब साइकिल किसको बोलते हैं? तो जो हमारे इंजन में जो स्ट्रोक होते हैं, चारों स्ट्रोक जब कंप्लीट हो जाए तो उसको हम लोग एक साइकिल बोलेंगे। मतलब सक्शन, कंप्रेशन, पावर, देन एग्जॉस्ट, ये चारों कंप्लीट होने के बाद एक साइकिल बनता है। नेक्स्ट टर्म है हमारी पिस्टन स्पीड। तो पिस्टन स्पीड क्या होता है कि जो हमारा पिस्टन जो है ये 1 मिनट के अंदर कितनी लेंथ ट्रेवल करता है सिलेंडर के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे पिस्टन स्पीड। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2 इंटू एल इंटू एल। तो यहाँ पे एल क्या है? पिस्टन ट्रेवल लेंथ है, मल्टीप्लाई बाय उसको हम लोग करेंगे इंजन के आरपीएम से। तो हमें 1 मिनट के अंदर कितना पिस्टन लेंथ ट्रेवल कर रहा है वो मिल जाएगा, और उसी को हम लोग पिस्टन स्पीड बोलेंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्रेशन रेशियो। कॉम्प्रेशन रेशियो क्या होता है? ये इसका अगर सिंपल तरीके में इसको बोलेंगे हम लोग तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। और इसका अनदर लैंग्वेज में अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होता है? जब कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है, मतलब सक्शन के एंड में कंप्रेशन स्टार्ट होगा, सक्शन का एंड हो चुका है, कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है। तो जब कंप्रेशन स्ट्रोक के स्टार्टिंग में जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, और कंप्रेशन के एंड में जितना वॉल्यूम वहां पे प्रेजेंट है, तो इन दोनों का हम लोग रेशियो ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज है, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है? ये कंप्रेशन का जो कंप्रेशन स्ट्रोक है उसकी स्टार्टिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा जितना भी एयर प्रेजेंट है या फिर टोटल वॉल्यूम जितना है, ये टोटल वॉल्यूम हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, मतलब पिस्टन टीडीसी पे, तो यहाँ पे कितने वॉल्यूम ऑफ एयर है या फिर कितना वॉल्यूम इसका हो रहा है, ये हम लोग क्या करते हैं? इसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इस वॉल्यूम से करेंगे तो हमें कंप्रेशन रेशियो मिल जाएगा। तो कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम किस किस चीजों से बनता है? यहाँ पे टोटल वॉल्यूम बनता है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। यहाँ तक तो आपका स्वेप्ट वॉल्यूम रहेगा, ठीक है ना, और इससे ऊपर आपका क्लियरेंस वॉल्यूम रहेगा। तो स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, ये हो गया हमारा फॉर्मूला कंप्रेशन रेशियो का। अब कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन कितना होता है? ये 14:1, 14:1 टू 22:1 ये डीजल इंजन के लिए रहेगा, और पेट्रोल इंजन के लिए कितना रहेगा? ये 5:1 टू 8:1 रहता है। अभी इसमें डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो
ज्यादा रहता है और पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम रहता है। तो पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो मैंने कल ही बताया था आपको क्यों कम रहता है, क्योंकि पेट्रोल एक वोलाटाइल है, वोलाटाइल फ्यूल होता है, और उसमें अगर हम लोग ज्यादा कंप्रेस करेंगे उसको, तो ज्यादा कंप्रेस करने के टाइम पे जो कंप्रेशन की वजह से जो हीट डेवलप होगी, उसी हीट की वजह से ये प्री इग्नाइट हो सकता है या फिर जल्दी इग्नाइट हो जाएगा, इसीलिए इसका कंप्रेशन रेशियो कम रखते हैं पेट्रोल इंजन का। और डीजल इंजन एज कम्पेयर टू डीजल इंजन, डीजल इंजन का 22:1 तक ये जाता है। इससे भी ज्यादा अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, पावर तो ज्यादा मिलेगा हमें, लेकिन लॉसेस भी ज्यादा होंगे, है ना। लॉसेस कैसे ज्यादा होंगे और क्यों ज्यादा क्यों नहीं करते हैं, तो इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि ज्यादा इससे और ज्यादा कंप्रेशन रेशियो हम लोग क्यों नहीं करते हैं। तो देखो, जैसे हम लोग कंप्रेशन रेशियो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं डीजल इंजन के लिए, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा सिलेंडर लाइनर है या फिर सिलेंडर है, उसका हमें थिकनेस और बढ़ाना पड़ता है ना। जो सिलेंडर का थिकनेस हमें बढ़ाना पड़ता है, तो जैसे जैसे हम लोग कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम पे हमें थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा, और थिकनेस जैसे बढ़ाएगा बढ़ेगा तो वो इंजन आपका ओवर वेट इंजन हो जाएगा। तो इसीलिए वेट रिड्यूस करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मेन फैक्टर है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग कंप्रेशन रेशियो इससे और ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है टैपेट क्लियरेंस। टैपेट क्लियरेंस क्या होता है? अब टैपेट क्लियरेंस देखने के लिए हमें कुछ चीजें, बेसिक चीजें हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। बेसिक चीजें क्या है, तो पहले पूरा वाल्व ट्रेन समझते हैं हम लोग कि वाल्व कैसे ऑपरेट होते हैं और कहाँ से उसको पावर मिलती है ना। ये चीज हम लोग समझेंगे, तब जाके हमें टैपेट क्लियरेंस समझ में आता है। तो यहाँ पे इस इमेज में क्या शो हो रहा है, एक कैम गियर दिया हुआ है, ठीक है। और कैम गियर किससे कनेक्ट होता है, एक क्रैंक गियर रहता है, क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक क्रैंक गियर होता है, और एक क्रैंक गियर से कनेक्ट होता है कैम गियर। क्रैंक शाफ्ट जैसे पिस्टन में, पिस्टन अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट में चलेंगे तो उससे आपकी क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगी, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट जैसे रोटेट होगी तो क्या, क्रैंक गियर रोटेट होगा। क्रैंक गियर कनेक्टेड होता है कैम गियर से, तो क्रैंक गियर पावर देता है कैम गियर को। तो कैम गियर ये असेंबल या फिर फिट होता है आपके कैम शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। मतलब क्रैंक गियर से कैम गियर में पावर है, कैम गियर से आपकी कैम शाफ्ट में पावर है। अभी कैम शाफ्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो कैम शाफ्ट के ऊपर ऐसे लोब्स बने हुए होते हैं, है ना। तो जैसे ये कैम शाफ्ट आपकी घूमेगी, तो ये लोब भी घूमेंगे, और लोब के ऊपर ही आपकी टैपेट, जो टैपेट होती है, ये टैपेट माउंट होती है। तो जैसे ये कैम शाफ्ट घूमेगा, लोब घूमेगी, लोब घूमेगी, तो ये टैपेट भी अप एंड डाउन होते रहेगी। तो ये टैपेट के ऊपर सीधा पुश रॉड लगा होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई सॉलिड कनेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे इसके ऊपर जैसे कि ये टैपेट है, टैपेट के अंदर इसको जैसे इस पुश रॉड को रख दिया हो, इस टाइप से यहाँ पे पुश रॉड होते हैं। तो टैपेट में जैसे कैम शाफ्ट ऑपरेट हुई, कैम शाफ्ट ऑपरेट होने के बाद टैपेट ऑपरेट होगा, अप एंड डाउन मोशन। जैसे टैपेट ऑपरेट होगा तो उसके हिसाब से पुश रॉड भी अप एंड डाउन मोशन में ऑपरेट होंगे। तो पुश रॉड कनेक्टेड होते हैं रॉकर आर्म से, और रॉकर आर्म ये जो होती है ये कनेक्टेड होती है वाल्व, जो आपकी इनलेट वाल है और एग्जॉस्ट वाल है उससे, है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाल्व ट्रेन कैसे वर्क करी है। कैम गियर में पावर है, कैम गियर में से कैम शाफ्ट में आ रहा है, कैम शाफ्ट में से ये पावर जा रहा है टैपेट को, फिर टैपेट जैसे अप डाउन हो रही है उसी हिसाब से पुश रॉड अप डाउन हो रही है, पुश रॉड जैसे अप डाउन होगी तो यहाँ पे आपकी टैपेट इस वॉल को ओपन करेगी या फिर क्लोज करेगी, है ना। वॉल को ओपन कैसे करेगी, जैसे ही ये टैपेट अप होगी, टैपेट अप होने के बाद रॉकर, जो रॉकर आर्म है, रॉकर आर्म क्या करेगी, इस वॉल पे प्रेशर बनाएगी, और ये वॉल पे प्रेशर बनाने के बाद ये क्या होगा, ये अगेंस्ट आपके स्प्रिंग ये दबेगा। जैसे अगेंस्ट स्प्रिंग दबेगा तो ये नीचे के साइड में जैसे दबेगा तो यहाँ पे इसकी जो ओपनिंग होगी ये खुल जाएगी, और ये इन होना है या फिर जो गैसेस है वो बाहर जाएगी। तो इस टाइप से वॉल ट्रेन आपकी काम करती है। अब टैपेट क्लियरेंस कहाँ पे होता है, ये जो आप देख रहे हो ये इसको बोलते हैं हम लोग रॉकर आर्म, और रॉकर आर्म का ये जो निचला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं रॉकर आर्म टिप।
और ये जो आप देख रहे हो ये है वॉल, एग्जॉस्ट वॉल है। और एग्जॉस्ट वॉल की जो ऊपरी सतह होती है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल टिप। तो इन दोनों के बीच में एक गैप छोड़ दिया जाता है और उसी गैप को हम लोग बोलते हैं टैपेट क्लियरेंस। वो कितना हो सकता है? 0.25, 0.35 mm हो सकता है, 0.45 mm हो सकता है ना। हर एक इंजन के हिसाब से वो टैपेट क्लियरेंस चेंज होगा। जैसे इंजन डिजाइन किया होगा उस हिसाब से टैपेट क्लियरेंस हर एक इंजन का चेंज होगा। तो अब बात आती है कि ये टैपेट क्लियरेंस रखना क्यों है? अगर ये नहीं रखेंगे तो क्या होगा? तो टैपेट क्लियरेंस हम लोग क्यों रखते हैं? आप लोगों ने इंजन इंजन देखा होगा, तो इंजन के अंदर वॉल की ये जो फेस होती है, ये फेस डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है जब बर्निंग एयर और फ्यूल का बर्न होता है ना। वहां पे इग्निशन होता है, कंबशन होता है, तो उस टाइम पे ये जो फेस होता है ये डायरेक्टली कांटेक्ट आता है हीट से, है ना। और ये भी मेटल का बना होता है वॉल, तो मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। हीट कंडक्टिंग, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब मेटल हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें क्या होता है, ये फैलना स्टार्ट हो जाता है, इलोंगेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या होगा, कुछ ना कुछ इलोंगेट होगा, है ना। मतलब साइज में थोड़ी सी इसमें बढ़ोतरी होगी। तो उस टाइम पे अगर यहाँ पे हम लोग मान लो कि कुछ भी टेपेट प्लेजर नहीं रखते हैं, तो ये क्या करेगा, इस रॉकर आर्म को क्या करेगा, पुश करेगा। जैसे रॉकर आर्म को अपोज साइड में पुश करेगा, तो रॉकर आर्म क्या करेगी, ये जो पुश रॉड है, पुश रॉड को डाउनवर्ड मूवमेंट में पुश करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे तो आप सॉलिड कनेक्शन है इनका, है ना। मतलब यहाँ पे ये नीचे तो दब नहीं सकती, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो आपके पुश रॉड बेंड हो जाएगी, या फिर यहाँ पे लोब खराब हो सकता है, टैपेट खराब हो सकती है। तो ये इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैपेट क्लियरेंस यहाँ पे करते हैं। जो भी इसका इलोंगेशन हो, उस इलोंगेशन को ओवरकम करने के लिए, मतलब वहां पे उसको उतना स्पेस दे दिया जाता है। अब और एक चीज है इसमें समझने के लिए, टैपेट क्लियरेंस हम लोग इनलेट वाल का अलग रखते हैं और एग्जॉस्ट वाल का अलग रखते हैं। हमेशा टैपेट क्लियरेंस इनलेट वाल का कम होता है और एग्जॉस्ट वाल का ज्यादा होता है ना। एग्जॉस्ट वाल में टैपेट क्लियरेंस हमेशा 0.5 mm 0.10 mm ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? अब क्यों ज्यादा क्यों देना है एग्जॉस्ट वाल को, तो समझिए इस चीज को। इनलेट वाल से क्या है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल ओपन होना है, ठीक है। अदरवाइज किसी और स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन नहीं होता है। तो सिर्फ सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन होता है, तो वो क्या करता है, फ्रेश एयर जो है, उस फ्रेश एयर इसके कांटेक्ट से होते हुए सिलेंडर के अंदर जाती है। लेकिन उसके अपोजिट में क्या है, जो एग्जॉस्ट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व उसके अपोजिट में, मतलब जब जो हीटेड गैसेस है ना, सिलेंडर के अंदर कंबशन होने के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस बचती हैं, वो फ्रेश एयर के कंपेयर में ज्यादा टेम्परेचर वाली गैसेस होती है ना। तो वो गैसेस जैसे ही इसके सराउंडिंग में आती है, जब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है तो इसके सराउंडिंग से होते ही वो बाहर जाती है, तो इसका इलोंगेशन ज्यादा हो सकता है इनलेट वाल्व के कंपेयर में। इसीलिए इसको हम लोग जो टैपेट क्लियरेंस होता है एग्जॉस्ट वाल्व का, वो ज्यादा देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा क्यों टैपेट क्लियरेंस रखना है, और इन दोनों के बीच में किसका टैपेट क्लियरेंस ज्यादा होता है और किसका टैपेट क्लियरेंस कम होता है। लेकिन अब भी कुछ इंजन ऐसे आ रहे हैं जिसमें दोनों का टैपेट क्लियरेंस सेम होता है, मतलब इनलेट का भी उतना ही होगा, एग्जॉस्ट का भी उतना ही टैपेट क्लियरेंस दोनों का होगा। अब ये सब ऐसे कैसे करते हैं, तो इनलेट वाल का जो मटेरियल होता है ये अलग होता है और एग्जॉस्ट वाल का मटेरियल अलग बना देते हैं। तो ऐसे भी इंजन अभी आ रहे हैं। नेक्स्ट है बम्पिंग क्लियरेंस, ठीक है। अब बम्पिंग क्लियरेंस क्या है, बम्पिंग क्लियरेंस मतलब पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे होगा, है ना, पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होगा, और उसी टाइम पे जो आपकी सिलेंडर हेड है ना, जो सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड से लेके पिस्टन के बीच, पिस्टन की ऊपरी सतह और सिलेंडर हेड की निचली सतह, इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे पंपिंग क्लियरेंस। कौन से पोजीशन पे है, टॉप डेड सेंटर की पोजीशन पे, मतलब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है, उसी टाइम पे
सिलेंडर हेड और पिस्टन की ऊपरी सतह, इन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस है उसको बोलेंगे हम लोग बम्पिंग क्लियरेंस, है ना। अब ये बम्पिंग क्लियरेंस हम लोग क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब वॉल्व ओपनिंग और क्लोजिंग होगी तो ये कहीं टकरा ना जाए, है ना। कहीं पिस्टन जो आपका पिस्टन सॉरी सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड को टकरा ना जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बम्पिंग क्लियरेंस रखते हैं। और दूसरी चीज है वहां पे क्लियरेंस वॉल्यूम भी प्रेजेंट होना चाहिए, इसीलिए भी हम लोग वहां पे कुछ गैप उन दोनों के बीच में छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रैंक थ्रो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्रैंक थ्रो, है ना। ये आपके लिए शायद नई भी होगी और नई चीज होगी ये क्रैंक थ्रो क्या चीज है, और ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री में कहीं पे इंटरव्यू देना चाहोगे तो ये आप लोगों को पूछा भी जाएगा क्रैंक थ्रो। तो क्रैंक थ्रो समझने के लिए आपको जो क्रैंकशाफ्ट में जो असेंबली होती है या फिर क्रैंकशाफ्ट का जो भी नोमेनक्लेचर है वो आपको समझना पड़ेगा कि क्रैंकशाफ्ट में कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो एक क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है, और एक क्रैंकशाफ्ट का ये जो चीज होती है ये पूरी की पूरी चीज क्रैंकशाफ्ट होती है। क्रैंकशाफ्ट के ऊपर ये जो आपको उठा हुआ जो भाग दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं बेरिंग का रूप, है ना। मतलब मान लो कि जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक पे बेरिंग लगी होती है और बेरिंग में के अंदर ये चीज आपकी होती है ना, मतलब उसको वहां पे स्टे करने के लिए। तो ये बेरिंग जर्नल हो गया। उसके बाद ये जो चीज देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक पिन जर्नल या फिर क्रैंक जर्नल, क्रैंक पिन जर्नल या फिर क्रैंक जर्नल इसको बोला जाता है। इसके ऊपर क्या होगा, जो आपका कनेक्टिंग रॉड रहेगा, कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड जो रहेगा यहाँ पे माउंट होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हो गए ये आउटर वेट्स है। आउटर वेट्स ये जो आपके थ्रस्ट आता है पिस्टन की वजह से उसको ओवरकम करने के लिए आउटर वेट्स लगाया जाता है, या फिर जो इनर्शिया आता है उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग काउंटर वेट्स लगाते हैं। तो इधर आपका एक साइड में फिर रहेगा आपका क्रैंक गियर, है ना। तो मतलब पिस्टन कहाँ पे लगता है, यहाँ पे पिस्टन देखो ऊपर सबसे पहले पिस्टन होता है, फिर पिस्टन किससे कनेक्ट होता है, कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होता है। और कनेक्टिंग रॉड का जो बिग एंड होता है ये बिग एंड क्रैंक पिन या फिर क्रैंक जर्नल में लगा होता है। तो क्रैंक थ्रो क्या होता है, क्रैंक थ्रो जो आपकी क्रैंक शाफ्ट या फिर जो क्रैंक का मेन जर्नल जो है बेरिंग जर्नल जो है, बेरिंग जर्नल से एक हम लोग सेंटर ले लेंगे, बेरिंग जर्नल का एक सेंटर ले लेंगे, और आपकी जो क्रैंक पिन जर्नल है तो क्रैंक पिन जर्नल का एक सेंटर ले लेंगे। इन दोनों की बीच की जो दूरी है उस दूरी को हम लोग बोलते हैं क्रैंक थ्रो, ठीक है। किसके किसके बीच में, क्रैंक पिन जर्नल और मेन बेरिंग जर्नल, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं क्रैंक थ्रो। अब क्रैंक थ्रो जो होता है ये आपकी जो पिस्टन का स्ट्रोक लेंथ जो होगा ये स्ट्रोक लेंथ का हाफ होगा, है ना। पिस्टन की स्ट्रोक लेंथ के हाफ क्रैंक थ्रो रहेगा। मतलब जब भी पिस्टन की स्ट्रोक लेंथ चेंज होगी तो उस टाइम पे क्रैंकशाफ्ट आपको या फिर पिस्टन की स्ट्रोक लेंथ चेंज करने की जरूरत होगी, तब आपको पूरा का पूरा क्रैंकशाफ्ट आपको बदलना पड़ेगा। कई बार एमसीक्यू में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्रैंक थ्रो स्ट्रोक लेंथ का कितना होता है, कितने बराबर होता है, तो ये हाफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी टर्मिनोलॉजी है रॉक पोजीशन। रॉक पोजीशन क्या है, जब पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर या फिर बॉटम डेड सेंटर पे, टॉप डेड सेंटर पे हो या फिर बॉटम डेड सेंटर पे, कहीं पे भी ये दोनों पोजीशन पे ये रॉक पोजीशन आ सकती है। अब कैसे, जब पिस्टन हमारा अपवर्ड मूवमेंट में चल रहा है तो कहाँ पे जा रहा है, टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा है। तो पिस्टन जैसे ही टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा तब उसी टाइम पे आपका क्रैंकशाफ्ट भी घूम रहा है। जब क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है तभी पिस्टन मूवमेंट कर रहा है। तो जब क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है और पिस्टन टॉप डेड सेंटर की ओर जा रहा है तो टॉप डेड सेंटर पे एक ऐसी पोजीशन आएगी कि पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे रहेगा और क्रैंकशाफ्ट आपकी 10 से 15 डिग्री मूव कर जाएगी, फिर भी पिस्टन का मूवमेंट आपका नहीं होगा, है ना। या फिर जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे है
और उसी टाइम पे क्रैंकशाफ्ट 10 या 15 डिग्री रिवॉल्व करेगी, फिर भी आपके पिस्टन का जो मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, उसको बोलते हैं हम लोग रॉक पोजीशन। मतलब ऐसे पोजीशन, पिस्टन की ऐसे पोजीशन आ जाती है कि वहां पे सिर्फ क्रैंकशाफ्ट 10 से 15 डिग्री मूव कर जाता है, लेकिन आपके पिस्टन का मूवमेंट उस टाइम पे नहीं होता है। उसको हम लोग रॉक पोजीशन बोलते हैं। एक और कर सकते हैं ब्लो बाय, है ना, ब्लो बाय। तो ये ब्लो बाय जो होता है, तो ये कंप्रेशन के लीकेज से रिलेटेड है ना। तो इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, पिस्टन है, पिस्टन पे कितनी रिंगें होती है, 3 रिंगें हो सकती है मिनिमम, 2 कंप्रेशन रिंग और 1 ऑयल रिंग। ठीक है, तो कंप्रेशन रिंग क्या करती है, कंप्रेशन को लीकेज से बचाने का काम कंप्रेशन रिंगों का होता है। तो जैसे कि आप मान लो कि अभी कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा है, कंप्रेशन स्ट्रोक में जैसे पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ कंप्रेशन वो पिस्टन और कंप्रेशन रिंगों के बीच में से होते हुए नीचे आ जाएगा, है ना, वो लीकेज हो जाएगा, क्रैंकेस की तरफ आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ब्लो बाय। ये शिवाजी जी, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ऑयल पंपिंग। अब ऑयल पंपिंग क्या है, ऑयल पंपिंग में ब्लो बाय के अपोजिट काम होता है। ब्लो बाय में क्या होता है कि कंप्रेशन हमारा ऊपर से लीक होके क्रैंकेस में आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऑयल पंपिंग में उसके अपोजिट होता है कि जो हमारे क्रैंकेस में जो ऑयल होता है, तो ऑयल जो कंप्रेशन रिंग है या फिर ऑयल रिंग है, वो क्या करती है, वो कंबशन चेंबर की तरफ लेके जाने का काम करती है। मतलब इंजन का ऑयल जो होता है, वो ऑयल कंबशन चेंबर की तरफ वो पंप करती है ऑयल रिंग है, इसीलिए उसको हम लोग ऑयल पंपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और यही जो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है, यही आपके पिस्टन को डिस्प्लेसमेंट का काम करना, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए काम करता है, और यही पिस्टन को पावर देता है या फिर धकाने का काम करता है। अभी इसको हम लोग समझेंगे। तो जैसे इसका एक डेफिनेशन ऐसा है कि एवरेज प्रेशर पावर स्ट्रोक के दौरान जो एवरेज प्रेशर होगा, उस प्रेशर को हम लोग माइनस कर देंगे अदर जो 3 स्ट्रोक है उनके एवरेज प्रेशर से, है ना, तो हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर मिल जाता है। ये एक हमारा टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन इसको अगर हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो क्या है, जब पिस्टन पावर स्ट्रोक के दौरान, ठीक है, पावर स्ट्रोक के दौरान एट स्टार्टिंग ऑफ पावर स्ट्रोक, तो क्या होगा, वहां पे पावर स्ट्रोक होगा, तो वहां पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होगा, जो एक्स्ट्रा प्रेशर पिस्टन को डाउनवर्ड मूवमेंट में धकाने की कोशिश करेगा, वही एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग मीन इफेक्टिव प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, है ना। ट्रैक्टर का रेटिंग भी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन पे डिपेंड होता है। और हम लोग जब ट्रैक्टर, किसी भी ट्रैक्टर को हम लोग लेते हैं, तो हम लोग फ्यूल कंजम्पशन नहीं देखते, हम लोग स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन देखते हैं इसका, है ना, एसएफसी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एसएफसी। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है पर यूनिट पावर, है ना, मतलब कितना ग्राम फ्यूल ये कंज्यूम कर रहा है पर किलोवाट पावर देने के लिए, पर हावर पावर देने के लिए कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, इसको हम लोग स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन बोलेंगे। तो इसे एसएफसी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एसएफसी जो ट्रैक्टर जो एवरेज रेंज होती है, उसमें एसएफसी होता है 200 ग्राम पर किलोवाट आवर से लेके 250 ग्राम पर किलोवाट आवर तक। जितना एसएफसी कम, उतना ट्रैक्टर बढ़िया। तो बुद्धि के रिपोर्ट होते हैं, या फिर कोई भी एजुकेटेड बंदा है, तो वो एसएफसी देख के ही ट्रैक्टर परचेस करता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इंडिकेटेड पावर या फिर इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो इंडिकेटेड पावर जो है, ये सिलेंडर के अंदर जो जनरेट होने वाला जो मेन पावर है, वही हमारा इंडिकेटेड पावर कहलाता है। मतलब पिस्टन के ऊपर जो पावर जनरेट होगा वो इंडिकेटेड हॉर्स पावर रहेगा। अब इंडिकेटेड हॉर्स पावर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है P इंटू मल्टीप्लाई बाई एन मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई एल, ठीक है ना। P
P मल्टीप्लाई बाई L मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई बाई N डिवाइड बाई 4500 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो इसमें कौन सी क्या क्या चीजें हैं? P क्या है? मीन इफेक्टिव प्रेशर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको कैलकुलेट किया जाता है, या फिर इसका यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोगों ने देखा मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है कि जो मेन पावर पिस्टन को जो पुश करे डाउनवर्ड मूवमेंट में इन दी पावर स्ट्रोक, उसको हम लोग मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यह क्या है? स्ट्रोक लेंथ, पिस्टन ईडीसी से बीडीसी या फिर बीडीसी से सीडीसी चले उसको स्ट्रोक लेंथ बोला जाता है। तो यह है स्ट्रोक लेंथ, वो मीटर होता है। ठीक है, फिर ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट पिस्टन सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और ये जो है आरपीएम है इंजन के, और एक्स नंबर ऑफ सिलेंडर, कितने सिलेंडर है। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक के लिए x/2 रहेगा और 2 स्ट्रोक इंजन के लिए x रहेगा। नेक्स्ट टर्म है ब्रेक हॉर्स पावर। तो बीएचपी क्या होता है? अभी हम लोग बीएचपी समझेंगे। तो बीएचपी जो पिस्टन के पिस्टन में जो एट द एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट, है ना, क्रैंकशाफ्ट के एंड पे जो पावर मिलेगा वो हमें बीएचपी हम लोग उसे कहते हैं। मतलब जो यूजफुल पावर है उसको हम लोग बीएचपी कहेंगे। मेन पावर जो जनरेट होने वाला पावर क्या है? आईएचपी है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर पिस्टन के ऊपर। लेकिन वो क्रैंकशाफ्ट तक आने तक कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस हो जाते हैं, है ना। मतलब जो मेन पावर में से फ्रिक्शन लॉसेस को हम लोग जब घटा देंगे तो हमारा ब्रेक हॉर्स पावर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। तो इंजन को खुद चलने में कुछ पावर लॉसेस होते हैं, और वो जो लॉसेस होते हैं उसको हम लोग फ्रिक्शनल लॉसेस बोलते हैं। और वो जो लॉसेस है वो कोई हमारा पावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो इंजन खुद ही कंज्यूम कर जाता है ना। तो उसको हम लोग फ्रिक्शनल हॉर्स पावर बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉबार पावर। ड्रॉबार पावर जो होता है इंजन के एंड में जो ड्रॉबार लगता है उस ड्रॉबार पे जो पावर मिलेगा उसको हम लोग ड्रॉबार पावर कहते हैं। ड्रॉबार पावर किस चीज के लिए यूज होता है? ये किसी चीज को पुल करना है या फिर किसी चीज को खींचने के लिए हम लोग ड्रॉबार पावर का यूज करते हैं। ड्रॉबार पावर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है पुल किलोन्यूटन में इंटू स्पीड किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 3.6। टेस्टिंग के जो हमारा टेस्टिंग का लेक्चर चलेगा, है ना, तो उसमें ये चीजें और क्लियर हो जाएगी, पीटीओ पावर और ड्रॉबार पावर, ये दोनों चीजें। नेक्स्ट है हमारा पीटीओ पावर। तो पीटीओ पावर क्या है कि पीटीओ के एंड में या फिर पीटीओ के ऊपर जितना पावर मिल रहा है तो उसको हम लोग पीटीओ पावर बोलेंगे। पीटीओ पावर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है डायनामीटर टॉर्क मल्टीप्लाई बाय डायनामीटर आरपीएम डिवाइडेड बाय डायनामीटर कांस्टेंट। ये डायनामीटर कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है। तो ये आपका प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, जहां पे जिस टाइम पे पीटीओ पावर कैलकुलेट करते हैं। प्रैक्टिकल कैलकुलेट कैसे करते हैं पीटीओ पावर? एक ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर को सीधे एक डायनामोमीटर से ट्रैक्टर का जो पीटीओ होता है ट्रैक्टर के पीटीओ को डायनामोमीटर से कनेक्ट किया जाता है, और फिर वहां पे डायनामोमीटर टॉर्क और डायनामोमीटर आरपीएम लिए जाते हैं उससे, है ना। तो ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। इसका अगेन और एक फॉर्मूला है पीटीओ पावर कैलकुलेट करने के लिए, 2 पाई n t डिवाइडेड बाय 60, 2 पाई n t डिवाइडेड बाय 60। तो इसमें n और t क्या है? n क्या है? आरपीएम, और t क्या है? टॉर्क, है ना। n मतलब डायनामिक आरपीएम और t टॉर्क। तो 2 पाई और 60 ये कांस्टेंट है, 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट डायनामिक कांस्टेंट के आसपास इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जो भी चीजें हम बता रहे हैं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ही कोई भी इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चीज है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है? कितना एक्चुअल वॉल्यूम जो सक्शन स्ट्रोक के दौरान कितना एक्चुअल वॉल्यूम हम लोग सक कर रहे हैं, और उसका जो भी सिलेंडर है उस सिलेंडर का थ्योरेटिकल वॉल्यूम है ना।
मतलब एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वॉल्यूम जब करेंगे तो वो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी हो जाएगा। अब कोई भी इफिशिएंसी अगर हमें समझनी है तो इसमें कोई भी इफिशिएंसी समझने के लिए हमेशा क्या होता है, आउटपुट है ना डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। मतलब हम लोग कितना इनपुट दे रहे हैं उसमें से हमें कितना आउटपुट मिल रहा है वो उसका इफिशिएंसी होता है। तो हमारा इनपुट इसमें क्या है कि थ्योरेटिकल वॉल्यूम जो है ये एक्चुअल मतलब टोटल थ्योरेटिकली कैलकुलेट वॉल्यूम है। जहां पे मान लो कि अगर किसी चीज का वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब है ना, या 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वहां पे ईच एंड एवरी स्पेस का कैलकुलेशन है। लेकिन जब एयर उस सिलेंडर के अंदर इंटर होगा तो वहां पे हर एक चीज या फिर हर एक कोना उस सिलेंडर का फिट हुआ ही होगा ऐसा नहीं हो सकता। वॉल्यूम मतलब एयर जो सक्शन के दौरान कुछ ज्यादा से ज्यादा एयर आ भी सकती है या फिर कुछ स्पेस खाली भी हो सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वॉल्यूम। अब एक्चुअल वॉल्यूम हमेशा लेस होता है थ्योरेटिकल वॉल्यूम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम प्रॉब्लम है। टाइम प्रॉब्लम मतलब कैसे कि जब सक्शन स्ट्रोक चल रहा है तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान आपका इनलेट वाल्व ओपन होगा, बराबर। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि इंजन के आरपीएम कितने होते हैं, 3200 आरपीएम, 2500 आरपीएम, 1600 आरपीएम, है ना। तो मतलब 1600 आरपीएम मतलब एक मिनट में ये 1600 बार घूम जा रहा है। तो यहाँ पे इनलेट वाल्व को सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व को बहुत ही माइक्रो सेकंड्स मिल रहे हैं ओपन और क्लोज होने के लिए। तो उतने माइक्रो सेकंड्स में उसको क्या करना है, उस उतने माइक्रो सेकंड्स में वो एयर को इन भी करना है ना। तो ये जो टाइम प्रॉब्लम है, इस टाइम प्रॉब्लम की वजह से एक्चुअल वॉल्यूम कम हो सकता है आपका। अगर लेस टाइम है तो उतने टाइम के दौरान ही आपका, कम टाइम के दौरान ही आपकी जो एयर है वो अंदर होगी, तो आपका एयर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर ये कम हो जाएगा। ठीक है, फिर इनलेट मैनिफोल्ड। तो इनलेट मैनिफोल्ड में अगर मान लो कहीं पे रेस्ट्रिक्शंस है या फिर इनलेट मैनिफोल्ड का जो शेप डिजाइन किया गया है वो गड़बड़ है, तो आपका कम एयर सिलेंडर के अंदर ये होगा। नेक्स्ट चीज है इनलेट मैनिफोल्ड का शेप। अब इनलेट मैनिफोल्ड का शेप जो है वो कैसे मैटर करेगा यहाँ पे। इनलेट मैनिफोल्ड का हो गया, एयर जो होती है वो हीटेड होती है ना। सक्शन की टाइम पे एयर हीटेड हो जाती है। अब जब एयर हीटेड रहेगी तो हीटेड एयर रहने की वजह से क्या हो सकता है, वो हीटेड एयर क्या होती है, हीटेड एयर में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के वो दूर दूर फैल जाते हैं। तो ये कम मतलब एक जगह में ये क्या होगा, कम एयर आ पाएगी हीटेड होने की वजह से, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है एयर का, है ना। तो ये अगर हीटेड होगी फिर भी आपका एक्चुअल वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक्चुअल वॉल्यूम कम होने से थ्योरेटिकल अपना वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाएगा। वॉल टाइमिंग मैंने पहले बता दिया कि वॉल टाइमिंग अगर गड़बड़, कि वॉल टाइमिंग अगर आपका इनलेट वाल्व जब खुलना था तब नहीं खुल रहा है और जब एक्चुअल बंद होना था तब नहीं बंद हो रहा है, तो भी आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, अब वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बढ़ाने के लिए आजकल ट्रैक्टर्स में क्या आ रहा है, टर्बो चार्जर आ रहा है। टर्बो चार्जर आप लोगों ने ये कंसेप्ट सुना होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर क्या करता है, एयर को ज्यादा से ज्यादा सक करता है और ज्यादा से ज्यादा एयर को सिलेंडर के अंदर भेजने की कोशिश करता है। अगर टर्बो चार्जर सही इफेक्टिवली वर्क करे तो ये वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी 100% से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी होता क्या है, थर्मल इफिशियंसी इसमें भी हम लोग समझने के लिए इनपुट और आउटपुट के माध्यम से समझते हैं। आउटपुट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनपुट। अब इनपुट हम लोग इंजन में इनपुट हम लोग क्या दे रहे हैं, फ्यूल दे रहे हैं, फ्यूल, है ना। तो फ्यूल इनपुट क्या हो गया हमारा, फ्यूल हो गया। और इसका आउटपुट हम लोग क्या ले रहे हैं,
जो पावर हमें ड्रॉप सॉरी जो पावर क्रैंकशाफ्ट के एंड पे फ्लाईव्हील पे जो पावर मिल रही है वो हमारा ब्रेक पावर हो गया। तो आउटपुट ब्रेक पावर और इनपुट हम लोग फ्यूल दे रहे हैं। तो थर्मल इफिशियंसी क्या है? रेशियो ऑफ यूजफुल मैकेनिकल पावर डिवाइडेड बाय पावर वैल्यू ऑफ दैट कंज्यूम फ्यूल। मतलब 10 HP अगर पावर हो गया, 10 HP अगर हमें ब्रेक पावर मिल रहा है तो उस 10 HP को कितना फ्यूल लगा बनाने के लिए, कितना फ्यूल उस इंजन ने कंज्यूम किया, है ना, और उस फ्यूल की पावर वैल्यू क्या है, इन दोनों का रेशियो जब हम लोग ले लेंगे ब्रेक पावर का और पावर वैल्यू ऑफ दैट कंज्यूम फ्यूल, तो हमें थर्मल एफिशिएंसी मिल जाएगी। और पावर वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? उस फ्यूल का पावर वैल्यू क्या है, तो मास ऑफ दैट फ्यूल ले लेंगे, कितना मास है उस फ्यूल का, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैलोरीफिक वैल्यू से, है ना। डीजल का कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग रहेगा और पावर का पेट्रोल का पावर कैलोरीफिक वैल्यू अलग रहेगा। तो आपके लिए एक असाइनमेंट है, ये मेरे को बताना है कि डीजल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है और पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। ठीक है, तो डीजल इंजन की थर्मल इफिशियंसी 32 से लेके 38% हो सकती है। पेट्रोल इंजन की थर्मल इफिशियंसी 25 से लेके 32 के बीच में होती है। अब यहाँ पे पेट्रोल इंजन की थर्मल इफिशियंसी आपको देखने को मिलेगा कि कम है। तो यहाँ पे ये कम क्यों होती है कि यहाँ पे जो पेट्रोल इंजन, टू स्ट्रोक इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन तो एक वोलेटाइल होता है, और दूसरे टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि वहाँ पे पोर्ट्स बने होते हैं, वहाँ पे वॉल्स नहीं होते हैं ऑपरेट करने के लिए, वहाँ पे पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स मतलब मान लो कि एक होल टाइप होता है, ठीक है ना, तो वो होल्स में जो फ्यूल और आपकी एयर है, ये कुछ बिना जले ही एक्स्ट्रा लॉसेस हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी इसकी पेट्रोल इंजन की थर्मल इफिशियंसी कम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैकेनिकल इफिशियंसी। अब मैकेनिकल इफिशियंसी क्या है? ये ब्रेक पावर और इंडिकेटर पावर का रेशियो होता है ना। ब्रेक पावर मतलब फ्लाईव्हील पे मिलने वाला या फिर क्रैंकशाफ्ट के एंड में मिलने वाला जो हमारा यूजफुल पावर है ना, यूजफुल पावर है। और एक्चुअल पावर कितना डेवलप हुआ इंजन के अंदर, एक्चुअल पावर कितना डेवलप हुआ, वो है इंडिकेटर पावर। मतलब ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटर पावर करेंगे तो हमें मैकेनिकल इफिशियंसी मिल जाएगी। ठीक है, एक्चुअल यूज होने वाला पावर डिवाइडेड बाय सिलेंडर के अंदर कितना पावर जनरेट हुआ, इन दोनों का रेशियो को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, वो हमारा मैकेनिकल इफिशियंसी रहेगा। मैकेनिकल इफिशियंसी ऑलवेज लेस देन 100 रहेगा, ये कभी भी 100 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंजन को खुद चलने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे फ्रिक्शन लॉसेस होना ही है, कुछ ना कुछ लॉसेस होना ही है ना। तो जब लॉसेस होगा तो ब्रेक पावर हमेशा कम जाएगा, और ब्रेक पावर कम आएगा इंडिकेटर पावर से, तो ये रेशो हमें 100 से कम ही हो जाएगा। जनरली मैकेनिकल इफिशियंसी डीजल इंजन के लिए 65 to 85% में होती है। और कुछ आपके लिए असाइनमेंट है यहाँ पे कि क्या होगा जब हम लोग इंजन को बोर करेंगे, है ना। मतलब इंजन को बोर कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, इंजन का जो सिलेंडर का जो डायमीटर है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, है ना। बोरिंग किया जाता है। अब बोर कब करते हैं हम लोग इंजन को? जब इंजन प्लेस वेवीनेस इंजन में बढ़ गया, है ना, या फिर इंजन में आपका कुछ डिपोजिशन हो गया, या फिर इंजन में कुछ कार्बन वगैरह आ गया है, तो उस टाइम पे हम लोग इंजन को हमें बोर करना पड़ता है। तो इंजन को अगर हम लोगों ने बोर किया तो कौन सी चीजों पे इफेक्ट होगा और क्या होगा, है ना। नेक्स्ट है इंजन का अगर हम लोगों ने स्ट्रोक लेंथ बढ़ाना चाहा तो हमें क्या क्या चीजें इंजन में बदलनी पड़ सकती हैं, और क्या बदलेगा और क्या क्या चीजें बदलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर इंजन को स्ट्रोक भी बढ़ा दिया जाए, बोर भी बढ़ा दिया जाए, तो पावर पे क्या इफेक्ट होगा इंजन के, और जो टेक्नोलॉजी है उस पर क्या इफेक्ट होगा, ये भी आपको लिखना है। हाई कॉम्प्रेशन रेशो, अगर हम लोग कॉम्प्रेशन रेशो ज्यादा रखेंगे तो उसके प्रॉन्स क्या है और कॉन्स क्या है, इसको भी आप लोगों को लिखना है। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने अभी देखी है, उसको आप लोगों को लिखना है। और चीज एक चीज, बट डिफरेंस बिटवीन क्लियरेंस वॉल्यूम एंड बम्पिंग क्लियरेंस, है ना। बम्पिंग क्लियरेंस
और क्लियरेंस वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये अभी हम लोगों ने बम्पिंग क्लियरेंस भी देखा और क्लियरेंस वॉल्यूम भी देखा, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आपको लिखना है। और ये जो भी असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट हमारा मेल आईडी है, मेल आईडी में अभी चैट सेक्शन में पुट कर दे रहा हूँ, p3agfpc@gmail.com। तो ये असाइनमेंट लिख के उसके फोटो खींच के बराबर पीडीएफ बना के आप लोगों को इस मेल पे आपका जो भी नाम है, नाम, कॉलेज नेम है ना, और आपके खुद की ईमेल आईडी इतना ऊपर मेंशन करके ये असाइनमेंट आपको लोगों को सबमिट करना है। अभी आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स हम लोग अभी देख लेते हैं आज के लेक्चर के रिगार्डिंग, या फिर जो हमारा कल लेक्चर हुआ था उस लेक्चर के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं आप लोग अभी पूछ सकते हो। हैंड रेज कीजिए।